बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर अब आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस पे फोकस करने का टाइम आ चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ लोगों का रिस्पॉन्स, कुछ लोगों का एग्ज़ाम देने का तरीका सेटिस्फाइड किया, टीचर्स को अच्छा लगा। बट बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्टरी नहीं भी था। वो रिज़ल्ट आने में पता लगेगा कि किसका रिस्पॉन्स अच्छा लगा, किसका रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्टरी नहीं था, जिसको सेकंड सेमेस्टर में और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उन चीज़ों का क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जब भी क्लास में रिज़ल्ट मिलने के बाद हम लोग फेस टू फेस आएंगे सामने। बट फ़िलहाल अभी टाइम है सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को आगे बढ़ाने का, स्टार्ट करने का। सेकंड सेमेस्टर में मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। लास्ट क्लास में फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस कम्युनिकेशन को मैंने पढ़ाया था। इस साल इस सेमेस्टर में बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैं ऋषि सर डील करूँगा। सबसे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स के आपके सिलेबस के बारे में बात हो जाए। पढ़ना क्या है आपको? बिजनेस इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा अगर पढ़ना चाहेंगी तो, और मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स ऑफ बीकॉम ये है। बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ आपको बीकॉम लेवल पे ही नहीं काम देगा, या सिर्फ सेकंड सेमेस्टर में काम नहीं देगा। इस सब्जेक्ट को आप लोग पूरे फोकस के साथ ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस बिजनेस इकोनॉमिक्स ये ऐसा सब्जेक्ट है, आप कॉमर्स रिलेटेड आगे कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाएंगी, चाहे एमकॉम के लिए एग्ज़ाम देने जाएंगी, चाहे बहुत सारे ऐसे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के जॉब्स आते हैं जिसमें स्पेशली कॉमर्स वाले बच्चों को, एमकॉम और बीकॉम के बच्चों को इनवाइट किया जाता है। आगे आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जाएंगे, इसमें इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आना 100% कंपलसरी है। वो कॉमर्स बैकग्राउंड वाला कोई एग्ज़ाम है जिसमें कॉमर्स से बीकॉम और एमकॉम जिसकी रिक्वायरमेंट है, उसमें 100% कई सारे क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, कई सारे क्वेश्चन आपको उससे पूछे जाएंगे। चाहे वो आगे आप इंटरव्यू में जाइए या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठिए। चलिए इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ये आपका सिलेबस है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। सिलेबस को मैं आपके ग्रुप में भी भेज दूंगा, और आपके पास भी पहले से सिलेबस है तो अच्छी बात है। तो सिलेबस में सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें पढ़ना क्या है आपको। सबसे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको लिखा हुआ है, जो पढ़ना है आपको वो है फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया, कि वो कौन कौन से फेमस इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया के, जो इंडिया के इकोनॉमी को आगे बढ़ा के लेके गए हैं। उसमें सबसे पहला नाम आता है कौटिल्य, जो कि एंशिएंट टाइम से इंडिया के सबसे पहले एक्सपर्ट माने जाते हैं इकोनॉमिक्स में। उसके बाद दूसरा नाम है गोपाल कृष्ण गोखले जी का, इनके बारे में जानेंगे। फिर DR गैडगिल के बारे में जानेंगे। फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बारे में जानेंगे, जवाहरलाल नेहरू, और डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सिलेबस को।
सबसे पहले हम जानते हैं कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य कौन थे और इनका क्या योगदान था हमारे अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में। कौटिल्य के बारे में शुरू करने से पहले आपको हम कुछ बुक के नाम बता देना चाहते हैं, जिसको आप लोग ले लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है ये बुक। डॉक्टर जे.पी. मिश्रा की बुक आप ले सकते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स नाम से इनकी बुक आती है। डॉक्टर जे.पी. मिश्रा, नोट कर लीजिए। बिजनेस इकोनॉमिक्स, डॉक्टर जे.पी. मिश्रा, साहित्य भवन पब्लिकेशन। डॉक्टर जे.पी. मिश्रा, साहित्य भवन पब्लिकेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स की बुक। उसके साथ साथ एक डी.एन. द्विवेदी की बुक आती है। डी.एन. द्विवेदी की बुक आती है बिजनेस इकोनॉमिक्स नाम से। विकास पब्लिकेशन हाउस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पब्लिकेशन है विकास पब्लिकेशन हाउस। इसके अलावा और भी कोई और को अच्छी बुक दिखती है मार्केट में तो उसको भी आप ले सकती हैं। ये वीडियो जो है मेरे YouTube चैनल पे अपलोड होगा। इससे पहले भी मैंने वीडियोस को YouTube चैनल पे अपलोड किया था अपने एग्ज़ाम्स के पहले, और आप सभी लोग उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे। कई बार होता है कि हम ग्रुप में नोटिफिकेशन भेज के लिंक का डायरेक्ट अपने YouTube चैनल पे डाल दें। अगर आप उसको सब्सक्राइब की रहेंगी तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि ऋषि सर ने कोई नया वीडियो अपलोड किया है आपके इकोनॉमिक्स सिलेबस से रिलेटेड। तो आप सब लोग के लिए बेनिफिशियल है। आप अगर वीडियो देखना चाहती हैं, उसका इन्फॉर्मेशन चाहती हैं कि वीडियो कब अपलोड हो रहा है, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सब्जेक्ट को ध्यान लगा के पढ़िए। बहुत अच्छा लगेगा इस सब्जेक्ट को पढ़ के आप लोग को, अगर आप पढ़ना चाहेंगी तो। और मुझे पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगेगा इस सब्जेक्ट को। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ध्यान से, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसको सिर्फ नॉर्मल और थ्योरी सब्जेक्ट की तरह मत लीजिएगा। बिजनेस कम्युनिकेशन की तरह ये नहीं है। ये बिजनेस कम्युनिकेशन से ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फ्यूचर में ज़्यादा यूज़फुल ये सब्जेक्ट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। चलिए, सबसे पहले जो है कौटिल्य के बारे में जानना है। तो कौटिल्य कौन थे, इनके बारे में जानते हैं। जो सबसे पहले इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं हमारे सोसाइटी के। द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स थ्रू इन एंशिएंट इंडिया आर द वेदास, द उपनिषद, द एपिक्स एंड ट्रिटीज लाइक कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो जो सबसे पहला मेन सोर्स था इन्फॉर्मेशन का इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हमारे एंशिएंट इंडिया में, वो वेदों से, उपनिषद से, एपिक्स से और कौटिल्य द्वारा लिखे गए, कौटिल्य जी के द्वारा लिखे गए कौटिल्य अर्थशास्त्र नाम से इन्होंने अपनी एक बुक टाइप से बोल सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन टाइप से बोल सकते हैं, इन्होंने लिखा था, जिसे नाम दिया गया था कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। उसके बाद बोला है थिरुकुलर थ्रोज लाइट ऑन द इकोनॉमिक्स थ्रू इन एंशिएंट साउथ इंडिया। ये एक जगह का नाम है। थिरुकुलर्स, तो थिरुवल्लुवर्स साउथ इंडिया में एक जगह पड़ता है। वहाँ पे जो है इकोनॉमिक्स का जो है कुछ पार्ट
पाया जाता है साउथ इंडिया के। उसके बाद बोल रहा है द वेदास डिस्पाइट द लाइफ एंड वर्क इन अर्ली वैदिक पीरियड कौटिल्य अर्थशास्त्र गिव डिटेल ऑफ द पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मौर्य एम्पायर। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है, आपने मौर्य एम्पायर अपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। मौर्य एम्पायर जो कि भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पे राज्य किया था। उस टाइम जो है कौटिल्य अर्थशास्त्र मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था उनके राज्य में। He was responsible for getting Chandragupta the kingdom of land. Kautilya has given a vivid description of the administrative procedures, duties of kings, ministers, and government officials. Kautilya Arthashastra is based on earlier treatises and is divided into 15 chapters covering 430 pages. तो कौटिल्य अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के राज करने के तरीके के बारे में भी बताता था, और वो जो है 15 चैप्टर्स में डिवाइड था, जिसके अंदर 430 पेजेस थे। द ट्रीटमेंट इन हिज बुक इज़ क्वाइट कंप्रेहेंसिव एंड सिस्टमेटिक। इनके बुक में जो ट्रीटमेंट था, जो चीज़ें लिखी गई थी, कंप्रेहेंसिव और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से लिखा था। इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो है इकोनॉमिक्स के सारे थ्योरीज और सारे प्रैक्टिसेस को, ज़रूरत की चीज़ों को कवर किया था। इट ऑल्सो डील्स विद गवर्नमेंट ऑफ टाउन्स एंड विलेज, लॉ कोर्ट्स, राइट्स ऑफ वुमेन, मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड एंड हेल्पलेस, मैरिज एंड डिवोर्स, पब्लिक फिनेंस, मेंटेनेंस ऑफ आर्मी एंड नेवी, diplomacy, agricultural, spinning and weaving, and a number of other subjects. His book contains ample ideas on a welfare state. तो इनकी बुक जो है काफ़ी चीज़ों पे बेस्ड थी। सिर्फ ये अर्थशास्त्र के अलावा सोसाइटी के वेलफेयर से लेके किसी एक किंगडम को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, वो सारी चीज़ें जो है ये कवर किए हुए थे इनकी ये बुक कौटिल्य की। इसके बाद जो दूसरा नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ था कोल्हापुर इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑन 9 मई 1866। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये अपने देश के सबसे महान इकोनॉमिस्ट में से एक थे। 9 मई 1866 को उनका जन्म हुआ था, और ही हैज़ हिज हायर एजुकेशन एट राजा राम कॉलेज कोल्हापुर, डिकन कॉलेज। राजा राम कॉलेज से कोल्हापुर के उन्होंने अपना हायर एजुकेशन पूरा किया। उसके बाद पूना एंड एल्फिस्टोन कॉलेज बॉम्बे, ही टॉट हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स एट फर्ग्यूसन कॉलेज। फर्ग्यूसन कॉलेज में उन्होंने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाया बच्चों को। पूना कॉलेज में 1866 से 1902 में रहे। ही वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल ऑफ बॉम्बे इन 1899। उनको इलेक्ट किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बॉम्बे के लिए। इसमें मुंबई को बॉम्बे बोला जाता था। ही बिकम अ मेंबर ऑफ वाइस रॉय काउंसिल इन 1991। वाइस रॉय में अंग्रेज़ों का राज था देश में, तो वाइस रॉय में सिस्टम चलता रहा। वाइस रॉय के वो काउंसिल चुने गए 1901 में, और 1905 ही वॉज चूजन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1905 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट भी चुने गए।
ही फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द सेम ईयर। उन्होंने एक संस्था भी खोली, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। जिस साल वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए उसी साल उन्होंने ये संस्था भी खोली। ही विजिटेड इंग्लैंड सेवरल टाइम्स टू गिव एविडेंस बिफोर द वेलवी कमीशन, डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन एंड फॉर अदर पर्पसेस। वो इंग्लैंड कई बार गए वेलवाई कमीशन से मिलने के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन से मिलने के लिए एंड फॉर अदर पर्पसेस, और भी अलग अलग कारणों से। ही डाइड ऑन 19th of November 1915। 1915 19 नवंबर को इनका स्वर्गवास हो गया। बहुत लंबा इनका एज साइकिल नहीं था। 49 ईयर्स की एज में ये जो है दुनिया को छोड़ देंगे, स्वर्गवास हो गया इनका। थ्रू शॉर्ट लिव्ड द लाइफ ऑफ गोखले वॉज अ ब्रिलियंट वन। इतने छोटे समय में भी उन्होंने एक ब्रिलियंट, बहुत अच्छी लाइफ जी। 18 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो गए थे, 20 साल की उम्र में प्रोफेसर बन गए थे। 20 साल मीन्स कि आप लोग के एज में वो प्रोफेसर बन चुके थे। जो 20 साल आप लोग में से कई लोग इसी एज को अटेंड कर ली होंगी या करने वाली होंगी। 18 साल के एज में भी आप लोग का ग्रेजुएशन स्टार्ट हो रहा है, इनका कंप्लीट भी हो गया था। सेक्रेटरी ऑफ प्रोविजनल कॉन्फ्रेंस एट 22, वो 22 साल की उम्र में सेक्रेटरी ऑफ प्रोविजनल कॉन्फ्रेंस हो गए थे। एडिटर ऑफ क्वार्टरली ऑफ पूना सार्वजनिक सभा, एडिटर ऑफ क्वार्टरली पूना सार्वजनिक सभा के 24 साल की उम्र में हो गए थे। ये था गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। थर्ड है आपका D.R. गाडगिल। D.R. गाडगिल कौन थे, इनके बारे में आपको जानना है। डॉक्टर धनंजय रामचंद्र गाडगिल जिनको बोलते हैं, वो MA, MLit, D.Lit, वॉज अ नोटेबल इकोनॉमिस्ट इन इंडियन सेंस फॉर नियरली 5 decades। वो 50 साल तक, 5 decades में से 50 साल, एक डेकेड मीन्स 10 साल होता है। यहाँ पे जो नियरली 5 decades वर्ड यूज़ हो रहा है, तो डेकेड मतलब होता है 10 साल। एक डेकेड 10 ईयर्स का होता है, 5 decades में से 50 ईयर्स। ये 50 सालों तक जो अपनी एक अच्छी पहचान बना के रखे थे बड़े इकोनॉमिस्ट में। ही वॉज एजुकेटेड एट नागपुर एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इनका एजुकेशन जो है नागपुर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुआ था। ही सर्व द कंट्री इन वेरियस कैपेसिटीज़। He was Additional Secretary, Finance Department, Government of India, Bombay during 1924 and 25 and served as a principal, MTB College, Surat from 1925 to 1930. He occupied the position of Director, Gokhale Institute of Politics and Economics for a long time from 1930 to 1966. He was Deputy Chairman of Planning Commission from 1967 to 1971. He had served on several committees including All India Rural Credit Survey. He died on May 3rd of May 1971. He had published 24 books and many articles. In him we can see the rare combination of academic pursuit with practical wisdom. ये D.R. गाडगिल के बारे में था, धनंजय रामचंद्र गाडगिल। बहुत ही कम एज में बहुत कुछ अचीव कर लिए थे। 24 साल की उम्र में मात्र प्रिंसिपल बन गए थे। 30 साल की उम्र में 29-30 साल की उम्र में वो डायरेक्टर बन गए गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के, और 36 साल तक वो अगले थे डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के रहे 67 से 71 तक, और भी वो अलग अलग पोस्ट पर है। 24 बुक उन्होंने लिखा। ये था D.R. गाडगिल। इन इकोनॉमिक्स के बारे में जो पढ़ना है थोड़ा सा हम उसको फास्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इसमें समझाने वाली चीज़ नहीं है। जैसे ही इन इकोनॉमिक्स के बारे में जो 5-6 इकोनॉमिक्स दिए हुए हैं आपके सिलेबस में ख़त्म हो जाएंगे, आपका फिर सिलेबस के टॉपिक्स इकोनॉमिक्स से डायरेक्ट रिलेटेड टॉपिक्स शुरू हो जाएंगे।
इन लोगों के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि आपके सिलेबस का ये पार्ट है। इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं और आएंगे भी। इन सारे इकनॉमिक्स में से कोई भी एक या दो इकनॉमिक्स का नाम आपको आ सकता है, इनके बारे में बताना पड़ सकता है एग्ज़ाम में, तो इसको भी आपको कवर करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं। जितना जितना आपको नोट्स में दिखाया गया इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको कवर नहीं करना है इनके बारे में। उसके बाद राम मनोहर लोहिया के बारे में जानना है। राम मनोहर लोहिया कौन थे? राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी एक बड़े लीडर थे, ग्रेट लीडर, जो कि 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी के सॉ द फर्स्ट रे ऑफ सन ऑन 23 मार्च 1910, 23 मार्च 1910 को अकबरपुर फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ। His ancestor has acquired the surname of Lohia for their dealing in business of लोहिया हार्डवेयर। उनके परिवार को लोहिया टाइटल मिला था क्योंकि वो हार्डवेयर के काम में इन्वॉल्व थे। His father हीरालाल was a nationalist and from his father लोहिया inherited the feeling of nationalism। उनके पिताजी हीरालाल जी एक नेशनलिस्ट हैं, देशभक्त हैं, और उसी देशभक्ति की भावना उनके पिताजी के होते हुए उनके अंदर भी उस देशभक्ति की भावना आया। लव एंड अफेक्शन फॉर द पुअर एंड नीडी, गरीबों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए वो हमेशा खड़े रहते थे। बाद में राम मनोहर लोहिया एक बहुत अच्छे लीडर भी बन के दिखाए थे देश के। और आज का जो समाजवादी पार्टी है, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का, वो राम मनोहर लोहिया को अपना आदर्श मानता है, उन्हीं के बताए गए सिद्धांतों को फॉलो करने की कोशिश करता है, या जनता से वो बोलता है कि हम राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। वो अलग बात है, राजनीतिक पार्टियां आजकल की बोलती बहुत कुछ हैं, सच में वो करती हैं कि नहीं करती हैं वो फैसला आप करेंगे। और फैसला करने का ये जा भी गया है, आप लोग में मैक्सिमम लोग वोट देने के लायक हो चुकी हैं और कई लोग ने इस बार वोट दिया भी होगा आई थिंक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द इन्वायरमेंट इन विच लोहिया स्पेंड हिज चाइल्डहुड वॉज फ्री फ्रॉम कास्ट फीलिंग। कास्ट जातिवाद भावनाओं से काफ़ी ऊपर थे। उनका जो पालन पोषण हुआ था, परवरिश हुआ था, जातिवाद चीज़ों से बढ़कर हुआ था। और मतलब उसकी छुआछूत और जात पात नहीं मानते थे कि तुम इस बिरादरी की हो, हम इस बिरादरी के हैं। वो बहुत छोटे उम्र से गरीबों के और दुखियारों को, ज़रूरतमंद को मदद करने के लिए हमेशा वो तैयार रहते थे। लोहिया कंप्लीटेड हिज प्राइमरी एजुकेशन एट हिज नेटिव प्लेस अकबरपुर। अपने अकबरपुर में ही उन्होंने अपना प्राइमरी एजुकेशन पूरा किया। पास्ड मैट्रिकुलेशन इन 1925 फ्रॉम मारवरी विद्यालय बॉम्बे। उसके बाद 1925 में बॉम्बे से उन्होंने मैट्रिकुलेशन पास किया। इन 1927 फ्रॉम द काशी विश्वविद्यालय, काशी, बनारस का नाम आ गया। बनारस एंड BA इन 1929 फ्रॉम विद्यासागर कॉलेज, कलकत्ता। He did his PhD from Berlin in 1932. Since his very childhood, लोहिया took active part in public life। तो 1932 में इन्होंने PhD भी कंप्लीट कर लिया और बहुत ही स्टार्टिंग एज से, चाइल्डहुड से वो एक्टिव पब्लिक लाइफ में, पब्लिक लाइफ में इसकी लीडर और लोगों का मदद करने में वो हमेशा आगे रहते थे। These are all the things about राम मनोहर लोहिया जी। इसके अलावा भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं इनके बारे में और जानने की इच्छा है तो, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है। और राम मनोहर लोहिया भी जी आगे जाके इंडिया के एक अच्छे इकोनॉमिस्ट में की गिनती होती है। इंडिया के बहुत सारे पॉलिसीज़ को इन्होंने बनाने में मदद किया राम मनोहर लोहिया जी।
और आज़ादी की लड़ाइयों में इन्होंने देश की आज़ाद कराने की जो लड़ाई थी उसमें भी इन्होंने बहुत एक्टिव पार्ट लिया राम मनोहर लोहिया जी ने। तो ये देश के एक महानतम इकोनॉमिस्ट के साथ साथ महान स्वतंत्रता सेनानी में से भी ये एक हैं। उसके बाद आता है जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में हुआ था। ये भी देश के इकोनॉमिस्ट में से एक गिने जाते हैं, माने जाते हैं। 14 नवंबर जिसको हम लोग चिल्ड्रंस डे के नाम से भी मनाते हैं, इनके जन्मदिन को। हिज फादर पंडित मोतीलाल नेहरू वाज अ फेमस लॉयर एंड रिच मैन एंड एज सच जवाहरलाल वाज ब्रॉट अप लाइक अ प्रिंस। इनके पिताजी जो है मोतीलाल जी बहुत ही एक पैसा वाले थे, रईस अमीर थे उस ज़माने के, इसलिए इनका भी जो है पालन पोषण एक राजकुमार की तरह हुआ, लाइक अ प्रिंस। ही रिसीव्ड हिज प्राइमरी एजुकेशन एट होम। अपने प्राइमरी एजुकेशन इनका इलाहाबाद से ही हुआ। मेट्रिकुलेशन के लिए इंग्लैंड चले गए हायर स्टडीज़ के लिए। अपना मेट्रिकुलेशन पूरा करने के बाद हायर स्टडीज़ के लिए इन्होंने लोग इंग्लैंड, इनके घर वालों ने इनको भेज दिया। आफ्टर टेकिंग हिज डिग्री इन लॉ ही कम बैक टू इंडिया। लॉ में डिग्री पाने के बाद वो 1912 में इंडिया वापस आए और इलाहाबाद में उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया वकालत की। 1916 में उनकी शादी हो गई कमला जी से। ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी एंड लेफ्ट हिज प्रैक्टिस इन 1921। उसके बाद इन्होंने अपना प्रैक्टिस वकालत का काम छोड़ के गांधी जी के साथ जुड़ गए, गांधी जी से इंस्पायर हुए, उनके साथ जुड़ गए। ही वॉज सेंट टू जेल सेवरल टाइम्स एंड वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कांग्रेस 4 टाइम्स। कई बार जेल गए और उसके बाद 4 बार कांग्रेस के इनको प्रेसिडेंट भी चुना गया। ही वॉज अनडाउंटेडली वेरी हार्ड वर्किंग, करेजियस एंड बोल्ड। ये बहुत ही हार्ड वर्किंग, करेजियस थे, बोल्ड थे। स्कॉलरी एंड वेल एज अ बिलीवर इन ट्रूथ, नॉन वायलेंस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अहिंसा, दुनिया के भाईचारा के ये समर्थक हैं। अपने जीवन में इनको सबकी तरफ से प्यार मिला, बहुत ही रेस्पेक्ट मिला और ये बड़े लीडर के रूप में उभर के आए। ही बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियन रिपब्लिक आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद ये पहले प्रधानमंत्री बने और इनका स्वर्गवास हुआ 1964, 27 मई 1964 इनका स्वर्गवास हो गया 85 ईयर की एज में। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड द 2 अदर इम्पोर्टेंट बुक्स, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एज वेल। उन्होंने 2 बुक भी लिखा था, इनके ऑटोबायोग्राफी लिखा गया इनकी तरफ से, अपने जीवनी को लिखा गया इनकी खुद इन्होंने लिखा। इसमें पहला लिखा था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और दूसरा था ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। उसका जो नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट हैं वो हैं भीमराव अम्बेडकर जी। ये इकोनॉमिस्ट के लिस्ट में आखिरी इकोनॉमिस्ट हैं जो कि आपके सिलेबस में है। इसके बाद से जान रही थोड़ा सा आपको, ये खुद भी पढ़ सकती हैं आप लोग। इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं। फिर ये लास्ट है भीमराव अम्बेडकर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग सिलेबस स्टार्ट के जो नेक्स्ट पॉइंट है सिलेबस के उस पर आते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनके बारे में आप भी जानती हैं, हम सब लोग सुनते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसका जो फ्रेमवर्क तैयार किया था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ही बनाया था, इनकी टीम ने बनाया था, इनकी कमेटी ने बनाया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर celebrated for his immense vision and contribution to the legal and social
फ्रेमवर्क ऑफ आवर रिपब्लिक इंडिया। तो अपने आज़ादी के बाद इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन था लीगल और सोशल फ्रेमवर्क को बनाने में। बट बहुत लोगों को नहीं पता है ये वन ऑफ द फोरमोस्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट ऑफ हिज टाइम। बहुत लोगों को ये नहीं पता है वो अपने समय के एक बहुत ही विद्वान इकोनॉमिस्ट भी थे। विथ अ डबल PhD फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, डबल PhD किए थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी से न्यूयॉर्क से, एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी। ही फर्स्ट सेट हिज माइंड टू द इमेंसिपेशन ऑफ स्मॉल होल्डर फार्मर्स। स्मॉल होल्डर फार्मर्स के लिए भी इन्होंने काम किया था। हु ट्रैप्ड इन अ साइकिल ऑफ डेब्ट, जो कि कर्ज के बोझ तले दब गए थे। विथ एक्सेस ऑफ इनपुट्स restricted to those of privileged class. As a result, marginal farmers were destined to stay marginalized. Baba Saheb was in favor of pooling of land among small farmers with cooperative management of land. However, he was more concerned with the factors of production and productivity. तो बोल रहे कि ये छोटे जो किसान हुआ करते थे उनको अपनी ज़मीन का मालिक खुद बने रहने देने का, प्लस कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के थ्रू उनको पैसा दिया जाए, उनको मैनेजमेंट सिखाया जाए, कैसे वो मैनेज करें, खेती बाड़ी करें, कैसे वो पैसे को मैनेज करें। इस चीज़ के वो पक्षकार थे। The idea was central to planned agricultural growth of the first 50 years of free India. तो इनका जो आइडिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान करे एग्रीकल्चरल ग्रोथ इंडिया के लिए अगले 50 सालों तक। हाउएवर द प्रॉब्लम्स टुडे फॉर मार्जिनल फार्मर इज नॉट मच डिफरेंट देन इट वाज इन 1918। बोलने की जो आज के फार्मर्स की जो परेशानियां हैं, कुछ बहुत हद तक उसी तरीके की परेशानियां उस समय भी हुआ करता था, सन 1918 के आसपास। The M.S. Swaminathan National Commission on Farmers identified the same truth that Ambedkar had and suggested a solution of setting MSP at least 50% higher than the cost of production. MSP मार्जिनल MSP को बोलते हैं। इसके अंदर जो बोला गया है MSP वर्ड यूज़ हुआ है, मार्जिनल सेलिंग प्राइस को बोलते हैं। तो M.S. स्वामीनाथन कमीशन ने जो है एक इंक्वायरी बैठी, B.R. अम्बेडकर जी ने फार्मर्स की बदहाली के बारे में बताया कि फार्मर्स बहुत परेशान हैं। तो उसको जांच के लिए स्वामीनाथन जी की कमेटी ने उस चीज़ों को सच पाया कि अम्बेडकर जी ने बोला है, जो बात सही बोला है कि फार्मर्स की हालत बहुत ख़राब है, परेशान है, और इसलिए जो है फार्मर्स के जो पैदावार है उसको पैदा करने में जो लागत लग रहा है उससे 50% ऊपर का MSP रखना ज़रूरी है। मान लीजिए अगर किसी का 1 किलो वीट को पैदा करने में, किसी को 1 किलो वीट पैदा करने में 10 रुपये का खर्चा आ रहा है, 10 रुपये का लागत लग रहा है, तो उसका मार्जिनल सेलिंग प्राइस या मिनिमम सेलिंग प्राइस MSP होना चाहिए, मिनिमम सेलिंग प्राइस होना चाहिए 50% बढ़ के। तो 10 रुपये उसका खर्चा लग रहा है तो उसमें 50% बढ़ा के तो 15 रुपये उसका कम से कम मिनिमम सेलिंग प्राइस होना चाहिए, तब जाके किसानों के जीवन में कुछ सुधार आएगा। तो इस तरीके से देश के अर्थव्यवस्था को सुधारने में, किसानों की स्थिति को सुधारने में, क्योंकि कोई भी देश का अर्थव्यवस्था बिना उसके किसान के स्थिति को सुधारे बिना सुधर नहीं सकता। तो इन्होंने देश के अर्थव्यवस्था में भी कई सारे सुधार किए हैं, साथ ही साथ में किसान के जीवन में, किसान की समृद्धि के लिए कई सारे सुधार के सजेशंस दिए हैं। ये सारे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जो कि देश के जाने माने, जिन्होंने देश के अर्थव्यवस्था को सुधारने में काम किया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अब आप लोगों का रहेगा
नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसको नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे। उसका लिंक आपको इसी चैनल पे भेज दिया जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जिससे जैसे ही वो वीडियो हम अपलोड करते हैं वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए इस सब्जेक्ट का। ये आपको हो सकता है कि आज का टॉपिक थोड़ा सा अनइंटरेस्टिंग रहा हो, क्योंकि ये हिस्ट्री टाइप का टॉपिक हो गया था कि पहले के लोगों को जानना, पुराने चीज़ों को जानना, पुराने लोगों के बारे में जानना। ये थोड़ा हिस्ट्री का टॉपिक हो गया था, थोड़ा सा बोरिंग हो गया था, और आपके साथ साथ मैं भी बोर हो गया था थोड़ा सा पढ़ाने में, इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा था कि ख़त्म हो चीज़। और अगला टॉपिक जो कि हमारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, और मैंने जैसा कि बताया था कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपको आते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो कंपटीशन एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा। फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया के बारे में नहीं पूछा जाएगा, ये हिस्ट्री का पार्ट हो सकता है। मेन जो क्वेश्चन हम जो बातें बोले थे कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आते हैं, इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं उनसे ज़्यादा आते हैं, मेन उनके लिए बोले थे हम। तो नेक्स्ट क्लास में उन चीज़ों को हम स्टार्ट करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। आज थोड़ा तेज़ पढ़ाया गया क्योंकि ये चीज़ों को हमें ख़त्म करना था इन लोगों के बारे में। ये 6 जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे उनके बारे में लाना था, तो इनको आज मैंने ख़त्म कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है इकोनॉमिक्स पे अब आते हैं डायरेक्ट, जो इकोनॉमिक्स का कोर सिलेबस है उस पर हम आते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखिए अपना। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करते हैं। टेक केयर।